Hello students, today we'll discuss about deep vein thrombosis और DVT। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है DVT डीप वेन थ्रोम्बोसिस। सबसे पहले अगर हम थ्रोम्बोसिस की बात करेंगे, थ्रोम्बोसिस क्या होता है? थ्रोम्बोसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, ब्लड वेसल के अंदर एक ब्लड क्लॉट जब बन जाता है जिसको हम थ्रोम्बस कहते हैं, जिससे ब्लड फ्लो जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है या कम हो जाता है, उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस। अब डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या होता है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ए ब्लड क्लॉट इन वन ऑफ द डीप वेन्स। बॉडी की जो डीप वेन्स होती है उनमें अगर एक ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगी तो उसको हम कहते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन्स में अगर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगी, यूजुअली ये कहाँ पे होता है? लोअर लिम्स में, लेग्स में ज़्यादातर होता है, तो इसको हम फेलिवो थ्रोम्बोसिस भी कहता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस ज़्यादा कॉमन जो होता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा कॉमन होता है। अब इसके जो काजेज होते हैं, अगर हम इसके देखेंगे कि फैक्टर्स, सबसे पहले अगर हम फैक्टर्स की बात करेंगे किससे ये होता है, कौन सा फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए, तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस में कुछ फैक्टर्स होता है। सबसे पहले तीन, अगर हम विर्चॉस ट्राइड की बात करेंगे तो उसमें तीन फैक्टर्स होते हैं जिससे डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है। सबसे पहले एंडोथीलियल इंजरी, अगर एंडोथीलियल इंजरी हो जाएगी तो उससे थ्रोम्बस फॉर्मेशन के चांस होते हैं, या वीनस स्टेसिस, और तीसरा जो है दैट इज इंक्रीज्ड कोगुलेबिलिटी। इंक्रीज्ड कोगुलेबिलिटी वीनस स्टेसिस की अगर हम बात करेंगे, प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट, अगर ज़्यादा देर तक 4 दिन से ज़्यादा पेशेंट बेड पे है तो मूवमेंट नहीं कर रहा है, या कास्ट एप्लीकेशन, पीओपी लगाया हुआ है, कास्ट लगाया हुआ है लेग्स पे, या लिम्ब पैरालिसिस हो गई है आफ्टर स्ट्रोक या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, किसी पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है जिससे लिम्ब पैरालिसिस हो गई है, तो पेशेंट अभी मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो उससे थ्रोम्बस फॉर्मेशन की होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के चांसेस होते हैं। दूसरा अगर हम बात करेंगे इंक्रीज्ड कोगुलेबिलिटी, हार्मोन इम्बैलेंस होता है जिससे इंक्रीज्ड कोगुलेबिलिटी होती है, कोगुलेशन ज़्यादा होती है, तो उससे भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और एंडोथीलियल इंजरी, अगर इंजरी हो जाएगी, एंडोथीलियल इनर लाइनिंग जो होती है ब्लड वेसल्स की, उस पे इंजरी हो जाएगी तो उससे भी थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब अगर हम जनरल में काजेज़ की बात करेंगे डीप वेन थ्रोम्बोसिस लोअर लिम्स में, तो उसके जो काजेज़ होते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस के, सबसे पहले आप याद रखोगे थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस मीन्स टी फॉर ट्रामा, इंजरी टू वेसल वॉल। वेसल वॉल पे अगर इंजरी होगी तो उससे डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस होता है। दूसरा थ्रोम्बोसिस, अगर न्यूमैनिक आप याद रखोगे, न्यूमैनिक जो है थ्रोम्बोसिस, टी फॉर ट्रामा, दैट मीन्स इंजरी टू वेसल वॉल। दूसरा हार्मोन्स, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएगी, एच इंक्रीज्ड कोगुलेबिलिटी जिसमें आ जाएगा। तीसरा जो है थर्ड वर्ड थ्रोम्बोसिस का, दैट इज आर, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, किसी पेशेंट को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें उसके लोअर लिम्स जो है डैमेज हो गए हैं, तो उससे डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांस होते हैं। मेजर ऑपरेशंस, ओ ऑपरेशंस, मेजर कोई सर्जरी की गई, ऑपरेशन किया गया जिसके बाद पेशेंट बहुत दिनों तक बेड रिडन है, मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे चांसेस होते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस के। मैलिग्नेंसी, किसी पेशेंट को मैलिग्नेंसी, किसी पेशेंट को कैंसर है जिससे ब्लड फ्लो जो है कम है लोअर लिम्स में, तो उससे डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट बी, ब्लड डिसऑर्डर्स, किसी पेशेंट को ब्लड डिसऑर्डर्स है, पॉलीसाइथीमिया, तो उससे भी थ्रोम्बोसिस होने के चांस होते हैं। या नेक्स्ट जो है बी के बाद ओ, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ओबेसिटी, ओबीज पेशेंट जिनमें मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होता है, या ओल्ड एज, उनमें उन पेशेंट्स में डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओ के बाद आता है एस। एस मीन्स सीरियस इलनेस लाइक स्ट्रोक या माइकोडियल इन्फॉक्शन, तो उससे भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांस होते हैं। एस के बाद आता है इमोबिलाइजेशन,
इमोबिलाइजेशन, पेशेंट मोमेंट नहीं कर पा रहा है, बेड रिडन है, तो उससे भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस है। और लास्ट में है सर्जरी, फिर से मेजर सर्जरी कोई की गई तो उससे डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मेन 3 रीजंस जो है, मेन 3 फैक्टर्स जो है जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए, वो है सबसे पहले एंडोथेलियल इंजरी, ब्लड वेसल्स की जो इनर लाइनिंग होती है उसमें इंजरी हो गई सर्जरी की वजह से, ट्रामा की वजह से, या किसी और ड्रग्स की वजह से, कैथेटर्स की वजह से, तो उससे एंडोथेलियल इंजरी जब हो जाएगी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने की, थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं। वीनस स्टेसिस, पेशेंट एक ही जगह पे है, बेड रिडन है, ब्लड फ्लो जो है डिमिनिश हो गया है, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस है। इंक्रीज्ड कोगुलेबिलिटी, कोगुलेशन ज़्यादा हो रही है पेशेंट में, तो उससे थ्रोम्बोस फॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं, जो कि एक फैक्टर होता है रेस्पॉन्सिबल डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए। अब अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे, जिस पेशेंट में सबसे पहले डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, तो क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, पहली कंप्लेन जो होगी, पेशेंट आपके पास आएगा, ओडीमा होगा, स्वेलिंग होगी लेग्स में, रेडनेस होगी, एरिथमिया रेडनेस जो होगी, और डायलेटेड वेन्स लेग्स में होगी। 3 कंप्लेन्स आपके पास, पेशेंट 3 कंप्लेन्स लेके आ जाएगा। तो सबसे पहले जब आप पेशेंट को एसेस करोगे क्लिनिकल फीचर्स में, एक तो पेशेंट को स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, और वेन्स जो होगी लेग्स में वो डायलेटेड होगी, और काफ मसल्स जो होगी वहाँ पे पेन होगी, काफ मसल्स पे पेन होगी। और किसी पेशेंट में क्या होगा, स्मॉल ब्लिस्टर्स होंगे, बेलेबस, सुपरफिशियल बेलेबस होंगे, स्किन के ऊपर ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगी स्किन के ऊपर। और साथ साथ पेशेंट को लो ग्रेड फीवर भी हो सकता है, पल्स रेट जो है वो इंक्रीज्ड हो सकती है, पल्स रेट जो होती है वो इंक्रीज्ड होती है। अगर ये क्लिनिकल फीचर्स आप कब देखोगे, 5-6 दिन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव, अगर सर्जरी के बाद अगर चेक करोगे पेशेंट को, तो 5-6 दिन के बाद ये सिम्टम्स जो होते हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। अब इसमें कुछ वाइट लेग फॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं फेलिग्मेशिया या फेलिग्मेजिया अल्बाडोलेंस, जिसमें क्या होता है, पेशेंट की जो लेग होती है वो वाइट कलर की होती है, वाइट अपीयरेंस होती है। ये कब होता है, जब थ्रोम्बस फॉर्मेशन, ब्लड क्लॉट जो होता है ब्लड वेसल के अंदर काफ रीजन से एक्सटेंड होता है फीमोरल वेन तक। इलियोफीमोरल वेन जो होती है, तो वहां तक जब ये थ्रोम्बस एक्सटेंड हो जाएगा, तो उसमें क्या होता है, पेशेंट की लेग जो होती है उसमें वाइट अपीयरेंस होती है, जिसको हम कहते हैं फ्लैग्मेशिया अल्बाडोलेंस। अब नेक्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज फ्लैग्मेशिया कोरिल्लाडोलेंस, जिसमें ब्लू लेग अपीयरेंस होती है, ब्लू लेग होती है। उसमें क्या होता है, सुपरफिशियल टिश्यूज जो होते हैं टोज के जो सुपरफिशियल टिश्यूज होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, जिसमें ब्लू अपीयरेंस होती है, ब्लू अपीयरेंस होती है। अब अगर हम बात करेंगे तो ये क्लिनिकल फीचर्स थे, जिसमें रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, डायलेटेड वेन्स होंगे, पेन होगी काफ रीजन में, काफ मसल्स में, स्मॉल ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगी स्किन पे, लो ग्रेड फीवर हो सकता है विद इंक्रीज्ड पल्स रेट। वाइट लेग अपीयरेंस तब होती है जब पेशेंट, ये जो थ्रोम्बस होता है एक्सटेंड होता है काफ रीजन से इलियोफेमोरल वेन तक। और ब्लू लेग अपीयरेंस तब होती है जब सुपरफिशियल जो टिश्यूज होते हैं टोज के वो लॉस हो जाते हैं, डैमेज होता है, तो उस टाइम ब्लू लेग हो जाती है, लेग का कलर जो होता है वो ब्लू होता है। अब इन्वेस्टिगेट कैसे हम करेंगे, तो इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करते हैं, वीनोग्राफी कर सकते हैं, डॉपलर स्टडी, अल्ट्रासाउंड यूज कर सकते हैं, एमआरआई टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट वीनोग्राफी यूज कर सकते हैं। डॉपलर स्टडी में जो फीमोरल वेन थ्रोम्बोस होता है उसके लिए आइडियल होता है डॉपलर स्टडी, या पॉप्लिटियल वेन के लिए। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली फीमोरल वेन में जब आप डॉपलर स्टडी करोगे तो उसमें विंड स्टॉर्म साउंड सुनाई देती है। जब भी आप डॉपलर स्टडी करोगे, विंड स्टॉर्म जो होता है उसकी जो साउंड होती है वैसे ही साउंड आपको आ जाते हैं। लेकिन ये कब खत्म होता है, ये कंप्लीटली डिसअपियर होता है जब आप इंस्पायरेशन के एंड पे कंप्लीटली खत्म होता है। लेकिन अब फीमोरल थ्रोम्बोसिस अगर होगी, किसी पेशेंट को फीमोरल वे में थ्रोम्बस है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, तो उसमें ये साउंड जो है आपको नहीं सुनाई देगी,
विंड साउंड जैसी होती है वो आपको सुनाई नहीं देगी जिसमें फीमोरल थ्रोम्बस होगा। अब दूसरे पेशेंट्स में हम किसी पेशेंट में कॉन्ट्रास्ट वीनोग्राफी भी करते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, तो जिससे हम क्या करते हैं, या डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए हम डोप्लेक्स स्कैनिंग भी करते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद जिससे आपको पता चल गया कि अभी पेशेंट में डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, किसी वेन में थ्रोम्बस फॉर्मेशन है, तो उसके बाद हम क्या करना है, मैनेज करना है, या जिसको हम उसके बाद ट्रीटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपको क्या करना है, मेन कॉम्प्लिकेशन जो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस की, दैट इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये थ्रोम्बस एक वेसल से डीप वेसल में, अगर फॉर एग्जांपल फीमोरल वेन में ये फॉर्मेशन होगी, एक क्लॉट फॉर्मेशन, ये वहाँ से डिसलॉज होके ब्लड स्ट्रीम के साथ, ब्लड फ्लो के साथ आगे बढ़ता है और लंग्स में चला जाता है, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो कि एक सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होती है। मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करना। तो ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, लेग्स जो होते हैं, अगर पेशेंट बेड रेस्ट पे है तो लेग्स जो होती है उनको एलिवेट करना है, लेग्स को एलिवेट करना है। ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले बात करेंगे एंटीकोगुलेशन की। एंटीकोगुलेशन या थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी हम यूज़ करेंगे, सर्जरी यूज़ कर सकते हैं, सर्जरी भी ट्रीटमेंट है, फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं, और साथ साथ कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग हम यूज़ करते हैं। एंटीकोगुलेशन में हम क्या करते हैं, हेपारिन इंजेक्शन देते हैं पेशेंट को, जिससे कोगुलेशन जो होती है एंटीकोगुलेंट होता है, तो हेपारिन हम देते हैं पेशेंट को 7 से 10 दिन तक, 7 to 10 डेज तक हम देते हैं पेशेंट को हेपारिन। या वारफेरिन भी हम यूज़ करते हैं, ओरल वारफेरिन भी हम पेशेंट को दे सकते हैं, हेपारिन, ये दोनों होते हैं एंटीकोगुलेंट्स, हेपारिन या वारफेरिन हम यूज़ करेंगे। अब किसी पेशेंट में थ्रोम्बोलाइटिक्स हम यूज़ करते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक उससे क्या होती है, थ्रोम्बोलाइटिक्स ये जो थ्रोम्बस होता है ये ब्रेक करता है उनको, थ्रोम्बस फॉर्मेशन जो होती है उनको ब्रेक करता है। अब अगर किसी पेशेंट में थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जिनमें हम ये थ्रोम्बोलाइटिक्स यूज़ नहीं करेंगे, तो उनमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, उनमें हम सर्जरी भी कर सकते हैं, उन पेशेंट्स में सर्जरी भी कर सकते हैं या फिल्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं। या किसी पेशेंट, जिस पेशेंट में एंटीकोगुलेशन थेरेपी जो है इनफेक्टिव, उससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है या अनसेफ है पेशेंट के लिए या कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो उसमें हम क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं, थ्रोम्बेक्टमी करते हैं। तो थ्रोम्बेक्टमी में हम क्या करते हैं, इंसिजन देते हैं और थ्रोम्बस जो होता है उसको हम बाहर निकालते हैं, क्लॉट फॉर्मेशन जो होती है उसको हम बाहर निकालते हैं। फिल्टर्स भी हम यूज़ करते हैं। फिल्टर्स में हम क्या करते हैं, स्मॉल इंफीरियर वेना केवल फिल्टर्स जिनको हम कहते हैं वो हम इंसर्ट करते हैं फेमोरल वेन के थ्रू। ये हम उन पेशेंट्स में फिल्टर यूज़ करते हैं, तो इससे क्या होता है, ये जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं उनको ही कैच करता है, फिल्टर जो होता है उनको कैच करता है, और ब्लड जो होता है बाकी वो कंटिन्यूसली फ्लो होता है। ये इंफीरियर वेना केवा में हम इंसर्ट करते हैं ये फिल्टर, ये क्लॉट को फिल्टर करता है, क्लॉट को स्टॉप करता है, वहाँ पे ब्लड जो होता है बाकी वो चला जाता है, थ्रू कंटिन्यूसली फ्लो होता है ब्लड का। ये उन पेशेंट्स में जिनमें लाइटिक थेरेपी, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी जो होगी वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, उन पेशेंट्स में हम ये यूज़ करते हैं। अब कॉम्प्लिकेशंस जो होती है डीप वेन थ्रोम्बोसिस की, परमानेंट ओडीमा हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो कि मैंने बोला लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होती है, या नॉन हीलिंग अल्सर फॉर्मेशन होती है इन पेशेंट्स में, नॉन हीलिंग अल्सर फॉर्मेशन। तो ये था डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में। डीप वेन थ्रोम्बोसिस की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले डीप वेन थ्रोम्बोसिस जिसको हम कहते हैं फेलिबोथ्रोम्बोसिस भी, डीप वेन्स में क्लॉट फॉर्मेशन होती है जिससे ब्लड फ्लो जो होता है वो स्टॉप होता है, डिमिनिश होता है, कम होता है। थ्रोम्बस मीन्स क्लॉट फॉर्मेशन। डीप वेसल यूजुअली होता है लोअर लिम्ब्स में, वेस्टर्न कंट्रीज में कॉमनली होता है, वेस्टर्न कंट्रीज होती है वहाँ पे कॉमनली होता है। अगर हम बात करेंगे कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए, तो 3 वर्चोस जिसमें आता है वर्चोस ट्रायड, 3 फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले एंडोथेलियल इंजरी, दूसरा वीनस स्टेसिस या वीनोस्टेसिस,
और इंक्रीज्ड कॉग्निबिलिटी थर्ड वन। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करेंगे, क्लिनिकल फीचर्स में पेशेंट को एडिमा हो सकता है, फर्स्ट कॉम्प्लेंट जो होगी एडिमा, रेडनेस प्लस डायलेटेड वेन्स, लेग्स में जो वेसल्स होंगे वो डायलेटेड होंगे, और काफ रीजन में, काफ मसल्स में पेन होगी, पेशेंट को डल पेन होगी, और स्मॉल ब्लिस्टर फॉर्मेशन स्किन पे होती है या बल्ब फॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं स्किन पे। साथ साथ पेशेंट को लो ग्रेड फीवर होता है विद इंक्रीज्ड पल्स रेट। पेशेंट्स में, जिन पेशेंट्स में थ्रोम्बस एक्सटेंड होगा कॉफ रीजन से इलियोफेमोरल वेन तक, तो उनमें एक वाइट लेग अपीयरेंस होती है जिसको हम कहते हैं फ्लेग्मेशिया अल्बाडोलेंस। जिन पेशेंट्स में सुपरफिशियल टोज जो होते हैं, सुपरफिशियल टिश्यूज जो होते हैं टोज के, वो लॉस होंगे, उनमें क्या होता है ब्लू अपीयरेंस होती है, ब्लू लेग होती है जिसको हम कहते हैं फ्लेग्मेशिया कोरिलिया डोलेंस। अब हम कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे इसको? इन्वेस्टिगेट हम कैसे करते हैं? डीवीटी को डॉपलर स्टडी करते हैं, कंट्रास्ट विनोग्राफी करते हैं, एमआरआई कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट में सबसे पहले जब पेशेंट को डीवीटी है, बेड रेस्ट प्लस एलिवेशन ऑफ लिम्स एलिवेट करते हैं, एंटीकोगुलेंट्स हम यूज करते हैं, हिपैरिन, वारफेरिन, थ्रोम्बोलाइटिक्स यूज करते हैं, सर्जरी कर सकते हैं जिनमें थ्रोम्बोलाइटिक्स या एंटीकोगुलेशन इनइफेक्टिव होंगे या कॉन्ट्राइंडिकेटेड होंगे, तो उनमें हम सर्जरी करते हैं। इंफीरियर वेना केवल फिल्टर्स हम यूज करते हैं, वेना केवा में हम फिल्टर यूज करते हैं जो कि थ्रोम्बस क्लॉट्स को स्टॉप करता है, बाकी ब्लड फ्लो जो है नॉर्मली फ्लो होता है। सो दिस वाज in brief about deep vein thrombosis. Hope you understand. Thank you.